विद्या बालन की जगह जिस एक्ट्रेस को क्लिफ हेक्टर की अगली फिल्म द लॉस्ट कॉज में कास्ट किया गया है वो कोई इंडियन एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक उभरती हुई अदाकारा है। मगर पाकिस्तानी मीडिया को मोमिना सुल्तान के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। जहां बिल्कुल आखिरी समय में विद्या बालन ने पाकिस्तान जाने से इनकार करके इस फिल्म को खोया, वहां मोमिना सुल्तान को मिलने जा रहा है हॉलीवुड में उनका पहला बड़ा ब्रेक। अब क्या वो इस मौके से फ़ायदा उठा पाती हैं या नहीं, ये चंद महीने में ही फिल्म के पहले ट्रेलर लॉन्च में सामने आ जाएगा। कल्बे मोमिन चैनल बदल नहीं सका। प्रेजेंटर अब कोई और बड़ी खबर पढ़ रही थी, जबकि वो फ़ोन पर दाऊद को कॉल कर रहा था। तुम एक एक्ट्रेस को लाए थे जिसने बहुत बदतमीजी की थी मेरे साथ। मोमिना सुल्तान ही नाम था ना उसका? दाऊद की गनोदगी भरी आवाज़ सुनते ही उसने पूछा था। जी मोमिन भाई, हॉलीवुड फिल्म करने गई हुई है वो आजकल। वो गनोदगी की कैफियत में भी कल्बे मोमिन को जताए बगैर नहीं रह सका था। यहां पर तो दुपट्टा भी उतारने पर तैयार नहीं थी। हॉलीवुड के लिए सारे असूल बदल गए होंगे उसके। कल्बे मोमिन ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में दाऊद से कहा था, यूं जैसे वो मुतासर नहीं हुआ था। नहीं मोमिन भाई, एक अमेरिकन बोर्न पाकिस्तानी की गूंगी बीवी का रोल कर रही है, जिसके शोहर पर दहशतगर्दी का झूठा इल्ज़ाम लगा था और वो खुदकुशी कर लेता है, तो फिर उसकी बीवी उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए कानूनी जंग लड़ती है। दाऊद ने बड़े मुदाफाना अंदाज में उसे फौरन रोल सुनाया, यूं जैसे वो उसे डिफेंड करना चाहता हो। काफ़ी बकवास रोल है, वो कहे बगैर नहीं रह सका और उसने फ़ोन बंद कर दिया। रिवाइंड करके उसने एक बार फिर उसी चैनल पर वो खबर सुनी थी और अजीब सी बेचैनी और जेलसी का शिकार हुआ था। शायद ना होता अगर आज उसने पहले ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भुगताई होती। वो बहुत बड़े बैनर की फिल्म थी जिसका हिस्सा बनकर वो हॉलीवुड में मौजूद थी और कल्बे मोमिन इस शौक से जैसे बाहर निकलना चाहता था कि शायद वो वाकई एक बड़े स्टार को दरियाफ्त करने का सेहरा अपने सर नहीं सजा सका। वो उस वक्त सिर्फ यही सोचना चाहता था कि मोमिना सुल्तान हॉलीवुड में काम करेगी एक इत्तफाकी चांस मिलने पर, और बस। इत्तफाकात रोज रोज नहीं होते और ना ही मोमिना सुल्तान के लिए होंगे। मगर कल्बे मोमिन की ख्वाहिश, तवक्के और अंदाज़ा कम अज़ कम मोमिना सुल्तान के बारे में बिल्कुल गलत साबित हुए थे। वो चंद सीन्स के लिए उस फिल्म का हिस्सा बनी थी और फिर वो चंद सीन्स विद्या बालन के उस रोल में तब्दील हो गए थे जो फिल्म के अहम किरदारों में से एक था, अगर मेन लीड नहीं भी था तो। और यह सब कुछ उसके अमेरिका पहुंचने के चंद दिनों के अंदर हुआ था। उससे फिल्म की कास्टिंग के वक्त 2 रोल्स के लिए ऑडिशन किया गया था, मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसे उस दूसरे अहम रोल के लिए रिजर्व में रख लिया गया था। वो फिल्म के डायरेक्टर को ऑडिशन में भी इस हद तक मुतासिर कर गई थी और फिर विद्या बालन के इनकार ने जैसे उसके लिए सब कुछ बेहद आसान कर दिया था। वो सारे प्रिविलेजेस और पर्क्स जो विद्या बालन को मिलने वाली थी वो मोमिना सुल्तान के हिस्से में बैठे बिठाए आ गई थी, ख्वाहिश किए बगैर। स्नोकर की मेज़ पर उस गेंद की तरह जिसे प्लेयर पॉकेट ना करने की पोजीशन में होता है, और फिर भी वो एक इत्तफाकी हिट लगने पर पॉकेट होकर उसे मुकाबले का फाते बना देती है। अमेरिका में अपने नए कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करते हुए वो इस बार जज्बाती नहीं हुई थी। पिछली बार इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए वो 7वें आसमान पर थी, क्योंकि उसे जहांगीर की जिंदगी दिखने लगी थी। अब उन पेपर्स पर जो भी लिखा हुआ था वो मोमिना सुल्तान की अपनी जिंदगी के लिए था। वो सब कुछ खुद उसे चुन रहा था, वो उन्हें नहीं। वो 4 स्टार से 5 स्टार होटल में मुंतकिल कर दी गई थी। उसके लिए गाड़ी मुख्तस हो गई थी। शूटिंग के लिए उसे अलग वेंटी वैन दे दी गई थी। उसके साथ अब पूरी एक टीम थी जो उसकी एक एक चीज को देख रही थी, खाने पीने से वार्डरोब तक, मेकअप से स्किन केयर और फिटनेस तक। और इस सब चकाचौंध के दरमियान कभी कभार सीन करवाते हुए उसके कानों में फैसल के जुमले गूंजते और उसे पानी पानी कर देते। तुम हाथों से थोड़ा कमा रही हो, तुम तो अपने चेहरे और जिस्म से कमा रही हो। वो कैमरे के सामने खड़े खड़े अपनी लाइंस भूल जाती,
वो लाइंस जो उसे साइन लैंग्वेज में अदा करनी थी। वो बार बार उन सारे जुमलों को सर से झटक कर बोलना चाहती थी। कुछ भी याद नहीं रखना चाहती थी, इस गूंज से बाहर निकलना चाहती थी। कोई बात नहीं, ऐसे भी सख्त लफ्ज नहीं थे। वो बार बार खुद को हील करने के लिए दोहराती, मगर जहन मानने पर तैयार नहीं था। लफ्ज सख्त नहीं थे, कहने वाला दलेर था। उसकी जुबान से निकलने पर वो खंजर बने थे। कोई और कहता तो मोमिना दूसरी तीसरी बार सोचती तक नहीं। उसे रद्द कर देने की दलेरी दिखा देने के बावजूद जो हिम्मत वो अपने अंदर पैदा कर नहीं पा रही थी, वो सुरैया और सुल्तान को इस रिश्ते के खत्म कर देने का इंकशाफ था। तुमने फैसल को अमेरिका आने का नहीं बताया? वो घर आया था। सुरैया ने उसके जाने के दूसरे दिन फैसल के घर आने की इतला अमेरिका पहुंचने पर घर की जाने वाली पहले कॉल पर ही दे दी थी। बताया था अम्मा, वो भूल गया होगा। उसने सुरैया को टाला। ऐसे कैसे भूल गया? सुरैया को यकीन नहीं आया। भूलता है वो, बहुत शुरू से ही आदत है उसकी। अच्छा फिर बाद में फोन करूंगी, उसने कहते हुए लाइन काट दी थी। सुरैया मां थी और वो नहीं चाहती थी कि वो दो जुमले और बोलकर चोरों की तरह पकड़ी जाए। वो ये इंकशाफ उन पर करने के लिए चंद दिन इंतजार करना चाहती थी, मगर अब हफ्ते गुजर गए थे। वो रोज सुल्तान और सुरैया से बात करती, वो रोज फैसल का जिक्र करते और वो खामोशी से सुनती रहती। उसके भेजे हुए पैसों से उसके जहेज की तैयारी की पुरजोश अंदाज में सुनाई जाने वाली खबरें भी उसके बार बार मना करने के बावजूद, और फिर ये गिले भी कि उसके अमेरिका जाने के बाद से फैसल ने के राब्ता किया ना वो सुल्तान और सुरैया का फोन उठाता है, और वो हर बार उन दोनों से झूठ बोलते हुए उन्हें उसकी मसरूफियत और टूर्स के किस्से सुनाने बैठ जाती। वो हॉलीवुड में अपनी अदाकारी की काबिलियत पर काम कर रही थी। इतनी अदाकारी तो वो माँ बाप के सामने भी कर ही लेती कि वो उसकी बात पर यकीन करते। तुमसे राब्ता तो करता है ना? सुरैया हर ऐसे मौजू का इख्तिताम एक ही सवाल पर करती और बेहद ढिठाई से कहती हाँ, और सुरैया किसी बच्चे की तरह बहल कर मुतमिन हो जाती। और ऐसी ही कम हिम्मती वो अक्सा के साथ फोन पर राब्ते में दिखाती। वो उससे भी ये कह नहीं पा रही थी कि फैसल और उसके दरमियान अब कुछ नहीं रहा। अक्सा फोन पर उसकी एक्साइटिंग लाइफ के बारे में कुरेदते कुरेदते फैसल का जिक्र छेड़ती और मोमिना आएं बाएं शाएं करते हुए सवाल गोल करती रहती। कुछ दिन के लिए उसकी जिंदगी में एक बार परियों की कहानी आई थी, और वो उससे निकल आने के बाद भी खुद से जुड़े इन सब लोगों की जिंदगी को वैसा ही रखना चाह रही थी कि वो ये समझते रहते कि उसकी जिंदगी में अब सब अच्छा था, सब ठीक था। और इस सब के दौरान उसे ब्रॉडवे से अपनी इंडियन एजेंट के जरिए पहली ऑफर आई थी। वो थिएटर आर्टिस्ट नहीं थी, ना ब्रॉडवे उसका ख्वाब था, मगर मोमिना सुल्तान जैसे अब हर मौके का फायदा उठाना चाहती थी। वो इतना काम करना चाहती थी कि उसके पास कुछ भी सोचने के लिए वक्त ना होता, मशीन की तरह। उसने ब्रॉडवे का वो प्ले साइन कर लिया था जो अमेरिका में बसने वाले कुछ इंडियंस के बारे में था, और जिस दिन उसने उस प्ले के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उस दिन उसी इंडियन चैनल पर जिस पर कल्बे मोमिन ने मोमिना सुल्तान की पहली फिल्म के बारे में खबर सुनी थी, उसने मोमिना सुल्तान के ब्रॉडवे प्ले के बारे में भी खबर मिल गई थी। हॉलीवुड के एक बड़े बैनर के साथ की जाने वाली फिल्म इत्तेफाक हो सकती है, ब्रॉडवे इत्तेफाक था तो मोमिना सुल्तान से ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं था। कल्बे मोमिन ने LCD पर उसकी खबर देखने के बाद मोमिना सुल्तान को सोशल मीडिया पर ढूंढना शुरू किया था। वो अब लाशऊरी अंदाज में उसे खोज रहा था। एक बुरी खबर है, दरवाजा खोलकर अंदर आती हुई टीना ने कहा था। कल्बे मोमिन ने इस्तज़ाइया अंदाज में मुस्कुराया। अभी कोई और बुरी खबर बाकी रह गई है। टीना को अंदाजा था कि उसका इशारा उन खबरात और मैगजीन्स की तरफ था जिन्होंने या तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के बावजूद कवरेज नहीं दी थी, और अगर दी थी तो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में। टेलीफाइन ने सनम की स्पॉन्सरशिप से माजरत कर ली है,
टीना ने जैसे उसके सर पर बम फोड़ा था। व्हाट? कल्बे मोमिन को जैसे करंट ही लग गया था। अहसन के साथ उसकी फिल्म स्पॉन्सरशिप के लिए डील साइन कर ली है उन्होंने। टीना ने जैसे एक और धमाका किया। ये कैसे कर सकते हैं वो? मीटिंग के लिए टाइम लो उनसे फौरी तौर पर। कल्बे मोमिन शदीद परेशान हुआ था। नहीं, अगले 6 महीने में कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना था और आपने सनम को होल्ड पर डाल दिया तो ब्रॉडवे बैक आउट कर गया। टीना ने जैसे उसे ब्रांड की नाराजगी की वजह बताई। कर तो रहा हूं बड़ा प्रोजेक्ट उसी टीम के साथ, उससे बड़ी प्रोडक्शन। वो बेहद परेशानी के आलम में बोला था। वो मजहब से रिलेटेड कुछ नहीं करना चाहते, टीना ने कहा। मजहब? ये रूहानियत है, मजहब की बात नहीं है। और रूहानियत तो यूनिवर्सल थीम है। वो जैसे टीना को ही वो वजाहतें देने लगा था जो उसे शायद ब्रांड को देनी चाहिए थी। बॉस, उनके लिए मजहब और रूहानियत एक ही चीज है, टीना ने दो टोक अंदाज में उससे कहा। क्या एक ही चीज है? कल्बे मोमिन चुंचलाया। फंडामेंटलिज्म, बुनियाद परस्ती, टीना ने साफ गोई से कहा। कल्बे मोमिन उसका चेहरा देख कर रह गया। यू आर किडिंग मी? यह सब मैं नहीं कह रही, उनकी टीम ने मुझसे कहा है। उन्हें मजहब और रूहानियत के पास से भी नहीं गुजरना। उनके लिए अनटचेबल सब्जेक्ट है, ये टैबू है उनके ब्रांड के लिए। वो उसे फिर समझाने लगी थी। आप 10 मीटिंग्स कर लें उनके साथ, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। वो बहुत क्लियर हैं इस मामले में। कारपोरेटेड वर्ल्ड है ये, आपको तो पता है कैसे चलती है। इसीलिए आपसे कह रही थी ये रिस्क ना लें, बहुत बड़ा रिस्क है। कल्बे मोमिन ले सकता है ये रिस्क और लेगा। वो भी अपने नाम का एक ही था, करोड़ों की डील डूब जाने पर भी उसी तरह था। मेरे पास स्टार्स हैं, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार्स। कोई भी ब्रांड आ जाएगा मेरे साथ, टेलीफाइन जाए भाड़ में। वो अब गजबनाक हो रहा था। टीना कुछ देर खामोश रही, फिर उसने मध्यम आवाज में उससे कहा, उन स्टार्स से एक बार बात कर लें आप। कल्बे मोमिन ने ना समझने वाले अंदाज में उसका चेहरा देखा। क्या बात कर लूं? वो वाकई ही नहीं समझा था कि क्या वो फिल्म करेंगे भी या नहीं। टीना ने अपने लहजे को हत्तल मकदूर नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। उसे अब कल्बे मोमिन पर तरस आने लगा था। वो एक ही दिन में उस पर बुरी खबरों का अंबार नहीं लादना चाहती थी, लेकिन शायद कल्बे मोमिन के सितारे गर्दिश में आ गए थे या फिर वो खुद गर्दिश में आ गया था। जान, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूं कि पहले सनम को शूट कर लेते हैं, जिस पर इतना काम करके रखा है, फिर इस फिल्म पर काम कर लेंगे। देखो ना, अभी तो प्री प्रोडक्शन होनी है इस फिल्म की और पता नहीं क्या क्या होना है। स्पिरिचुअल फिल्म बनाना आसान थोड़ी है, शैली ने अपने लहजे को हत्तल मकदूर शह बनाते हुए उससे कहा था। टीना ने शैली के एतराजात कल्बे मोमिन को पहुंचा दिए थे और अब वो उससे मिल रहा था। हो जाएगा सब काम, तुम परेशान मत हो। मैं उन ही डेट्स में शूट करूंगा जिनमें मैंने सनम को शूट करना था। देर हुई भी तो चंद हफ्तों की होगी, महीनों पर नहीं जाएगी बात, कल्बे मोमिन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन सनम को पहले शूट कर लेने में एतराज क्या है तुम्हें? शैली की उसकी तसल्ली जैसे मुतमिन नहीं हुई थी। मैंने तुम्हें बताया है शैली, मुझे यह फिल्म सनम से पहले शूट करनी है। तुम्हें क्यों एतराज है इस पर? उसने जवाबन शैली से कहा था। मुझे नहीं, सबको ही एतराज है जान। देखो, बुरा मत मनाना, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रही कि बैठे बिठाए सनम को होल्ड पर क्यों डाल दिया तुमने। और फिर एक स्पिरिचुअल फिल्म के लिए जान इतना एक्सपेरिमेंटल क्यों हो रहे हो तुम? कल्बे मोमिन उसका चेहरा देख रहा था। ये वो शैली थी जो उससे किसी फिल्म के हवाले से सवाल तक नहीं करती थी। एतराज तो दूर की बात थी, जो कल्बे मोमिन की बनाई गई हर चीज में मुफ्त भी काम करने पर तैयार हो जाती थी। और आज वो उसे कह रही थी वो एक्सपेरिमेंटल हो रहा था। यह सिर्फ मेरे एतराज नहीं है, अब्बास को भी बड़ी शिकायतें हैं तुमसे। शैली उसकी नजरों से जैसे कुछ गड़बड़ाई थी और उसने कहा था, अब्बास को कह देना कि उसे ज्यादा एतराज है तो ना करे वो काम।
और तुम्हें एतराज़ है तो तुम भी सोच लो। कल्ब मोमिन अब जैसे हिम्मत जवाब देने लगी थी। नहीं, वो स्क्रिप्ट नहीं है और कहानी का कोई आइडिया नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूजन है, वरना ये तो नहीं कह रहे कि काम नहीं करेंगे जान। शैली उसके उखड़े अंदाज में यकदम गड़बड़ाई थी और उसने वजाहत देने वाले अंदाज में एक नया जवाब देने की कोशिश की। उसके सामने जैसे आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल थी। वो कल्ब मोमिन को खफा करती तो फिर सिर्फ इस फिल्म से नहीं बल्कि कल्ब मोमिन की आने वाली हर फिल्म से आउट होती। स्क्रिप्ट पर बैठ रहा हूँ इस हफ्ते, बगैर स्क्रिप्ट के फिल्म नहीं करता कोई। इतना उल्लू का पट्टा नहीं हूं मैं, कल्ब मोमिन ने उसी चुंचलाए हुए अंदाज में कहा। और जब तुम रूह की बात करोगे तो ये सारे लोग जिन्हें तुम दोस्त और साथी कहते हो तुम्हें छोड़ जाएंगे। अब्दुल अली के जुमले उसे पिछले कई दिनों से हॉन्ट कर रहे थे। टीना और दाऊद ने आप लोगों को बता तो दिया होगा कि मुझे किस तरह की सब्जेक्ट चाहिए इस फिल्म के लिए, कल्ब मोमिन ने उन 3 नौजवान स्क्रीन प्ले राइटर्स से कहा था, जो इस वक्त उसके ऑफिस में उसकी फिल्म के स्क्रिप्ट और कहानी के 1 लाइन्स डिस्कस करने के लिए आए बैठे थे। वो तीनों फिल्म इंडस्ट्री में नए नहीं थे, मुख्तलिफ फिल्म्स लिख चुके थे और कल्ब मोमिन का ख्याल था टीना और दाऊद की ब्रीफिंग के बाद वो जब उसके पास इस सेशन के लिए आएंगे तो बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आएंगे और अब वो उन आइडियाज़ को सुनना चाहता था। मुझे असल में कोई रेफरेंस चाहिए था, उन 3 राइटर्स में से वाहिद लड़की ने तमहीद बांधते हुए अपनी वजाहत दी। कैसा रेफरेंस? कल्ब मोमिन ने संजीदगी से पूछा। यानी किसी फिल्म, किसी किताब का रेफरेंस, जिस तरह की कहानी आपको चाहिए, उस लड़की ने मजीद कहा। बिल्कुल, ये हो जाए तो बड़ी आसानी हो जाएगी हमें, एक दूसरे राइटर ने भी उस लड़की की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। कुछ आइडियाज लाए तो हैं हम, लेकिन रेफरेंस मिल जाए तो ज्यादा बेहतर आइडियाज आ सकते हैं। तीसरे राइटर ने भी पहले दोनों राइटर्स की बात की तायद की। लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप लोगों के आइडियाज सुनूं, समझ तो सकूं कि आप किस फॉर्मेट पर सोच रहे हैं, मोमिन ने जवाबन उनसे कहा। कमरे में इस वक्त उन तीनों राइटर्स और मोमिन के साथ टीना और दाऊद भी थे, जो अपने लैपटॉप खोले इस स्टोरी टेलिंग सेशन के मिनट्स ले रहे थे। पहले राइटर ने मोमिन की बात पर अपना राइटिंग पैड निकाल लिया और उसे खोलते हुए उसने अपना आइडिया डिस्कस करना शुरू किया। ये एक बड़ी सी स्पिरिचुअल कहानी है, उसने दाद तलब अंदाज में तमहीद बांधते हुए बारी बारी मोमिन, टीना और दाऊद को दाद तलब अंदाज में देखा। वो तीनों बेतासुर चेहरे के साथ उसे देख रहे थे। एक इंतहाई स्पिरिचुअल और उतनी ही कमर्शियल कहानी। राइटर ने अगला ड्रामाई जुमला अदा किया। तवाइफों के एक कोठे से कहानी शुरू होती है। 2 तवाइफों का दिल एक सैयद घराने के खूबरू गद्दी नशीन पर। इससे पहले कि वो अपना दूसरा जुमला मुकम्मल कर पाता, कल्ब मोमिन ने बेहद स्पॉट लहजे में उसकी बात काट दी। नेक्स्ट आइडिया प्लीज, राइटर ने कुछ शर्मिंदा सा होकर सफ़ा पलटते हुए कहा। अच्छा, मेरा ख्याल था ये आइडिया तो ज़रूर ही पसंद आएगा आपको, लेकिन चलें दूसरा सुनाता हूँ, उसने कहते हुए कागज़ पर नज़र दौड़ाई और फिर कहना शुरू किया। एक मज़ार पर कवाली हो रही है और वहाँ एक लड़की अपने महबूब के लिए मन्नत मानने आती है। उस लड़की का महबूब, कल्ब मोमिन ने उसे एक बार फिर टोका। मुझे रूहानियत पर फिल्म चाहिए, ये रवायती कहानी नहीं चाहिए। मज़ार, कवाली, महबूब, इसमें रूहानियत कहाँ है? उसने जैसे चैलेंज करने वाले अंदाज में राइटर से कहा और राइटर ने जैसे बुरा मनाया। सॉरी मोमिन साहिब, अगर आप बता दें कि आपको चाहिए क्या कहानी में तो हमें आसानी हो जाएगी। बता तो रहा हूं कि मुझे रूहानियत चाहिए। और रूहानियत क्या है? इस बार उस राइटर ने कुछ झिझकते हुए पूछा। एक लम्हे की खामोशी के बाद मोमिन ने कहा, मुझे अल्लाह से ताल्लुक की कोई कहानी चाहिए। अल्लाह से ताल्लुक की वजाहत कर दे तो हमें और भी आसानी हो जाएगी। इस बार ये बात कहने वाला दूसरा राइटर था। अल्लाह से ताल्लुक, मोमिन कहते हुए गड़बड़ाया।
हाँ, मतलब अल्लाह से ताल्लुक है क्या, और वो क्या रूहानियत है जो आप इस कहानी में चाहते हैं। उस राइटर लड़की का सवाल बिल्कुल वाज़ेह था। इसके बावजूद मोमिन सिर्फ उसका चेहरा देखता रहा। फिर उसने कहा, मैं राइटर नहीं हूं, आप राइटर हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि डायरेक्टर क्या डिमांड कर रहा है। वो झुंझलाया था। डायरेक्टर के पास हमेशा रेफरेंसेस होते हैं, जैसे आप भी हमें फिल्म्स का बताकर समझाते हैं कि मुझे फलां फिल्म का वो वाला किरदार चाहिए या रियल लाइफ का, तो ऐसे ही आप हमें समझा दें कि रूहानियत है क्या और वो कौन से किरदार हैं जिनकी कहानी हम बनेंगे। मगर इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अल्लाह से ताल्लुक है क्या। उसी राइटर ने बात जारी रखते हुए कहा। कल्बे मोमिन उन सबको देखता रहा, फिर बड़ी रवानी से कहने लगा, रूहानियत यानी अल्लाह से ताल्लुक, जैसे जैसे वो बेरब्त लफ्ज़ों की करतान करने लगा। जहन और दिल की स्लेट यक वक्त साफ थी। वहां कहीं भी कुछ लिखा ही नहीं हुआ था जो जुबान पर लफ्ज बनकर आ जाता। इसके बावजूद के अंतर गुंबद की बाज़गश्त की तरह वो लफ्ज गूंज रहे थे। रूहानियत यानी अल्लाह से ताल्लुक, जैसे रूहानियत यानी क्या और अल्लाह से ताल्लुक किस जैसा। दो सवाल थे और दोनों के जवाब उसकी सारी काबिलियत देने में नाकाम थी। जिस्म उन सवालों के जवाब दे ही नहीं सकता था जिस तक वो रूह से खाली रहता। उस लम्हे पहली बार कल्बे मोमिन को अपने अंदर का खालीपन महसूस हुआ था। जो दादा बार बार उसको बताने की कोशिश करते थे तो उसे गुस्सा आता था। तुम्हारे पास रूह नहीं है कल्बे मोमिन, तुम रूहानियत के बारे में क्या फिल्म बनाओगे, दादा ने उससे कहा था। तुम्हारी रूह को वो कामयाबी खा गई है जिसमें फलाह नहीं है। दुनिया को चुना हुआ है तुमने, सब कुछ दुनिया के लिए, सब कुछ जिस्म के लिए। रूह कैसे ना मरती तुम्हारी। अजीब शौक के आलम में उन 5 लोगों की नजरें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए कल्बे मोमिन ने सोचा था, क्या वो वाकई रूह के बगैर था और दादा सच कहते थे, और अगर ऐसा था तो ऐसा कब हुआ था। कोई तारीख, कोई दिन, कोई लम्हा जब वो सिर्फ जिस्म रह गया था। अंदर सब कुछ खाली, कोई उलझन सुलझ नहीं रही थी, कोई आवाज, कोई जवाब नहीं दे रही थी। हम इस पर 1-2 दिन तक दोबारा सिटिंग करते हैं। दोबारा रेफरेंस ढूंढता हूं मैं ताकि आसानी हो। किरदार, कहानी, उसने उन सबसे नजरें चुराते हुए अजीब बेरब्तगी से कहा था। टीना जैसे उसकी मदद को आई थी। हाँ, ये बेहतर रहेगा। दोबारा सिटिंग करते हैं। आज ये तो क्लियर हो गया कि टिपिकल रवायती कहानी नहीं चाहिए, कोई नई चीज चाहिए। अगली मीटिंग में और भी क्लियरिटी आ जाएगी। उसने सूरत हाल संभालने की कोशिश करते हुए उन राइटर्स से कहा था। और अगले कुछ मिनटों में मोमिन का ऑफिस खाली हो गया था। वो भी ज्यादा देर वहां नहीं रुका। उसका जी हर चीज से अजीब अंदाज में उचाट हुआ था। उसका अपार्टमेंट भी उसी की तरह खामोश और खाली था। और यह एहसास कल्बे मोमिन को आज पहली बार घर वापस आकर हुआ था। वो लाउंज में ही बैठ गया, एहदीन सिरातल मुस्तकीम की उसी कैलीग्राफी के नीचे, मगर आज पहली बार उसकी पुश्त उस कैलीग्राफी की तरफ नहीं थी। वो दूसरे सोफे पर था। उस कैलीग्राफी के बिल्कुल सामने वो आयत जैसे उसे चैलेंज कर रही थी। उसे देखते हुए वो अब्दुल अली की महारत को सराह रहा था। उसका हुनर उतना बेअजीब था जितना इंसानी आंख ढूंढ सकती थी। अल्लाह से ताल्लुक, वो सवाल फिर उसके अंदर गूंजने लगा। ऐसा मुश्किल सवाल तो नहीं था कि इस तरह गूंगा हो जाता मैं, या शायद इसलिए मुश्किल हो गया कि मेरा और अल्लाह का ताल्लुक टूट गया है। ताल्लुक रहा ही नहीं। जिंदगी में पहली बार वो अपनी जात के सामने एतराफ़ कर रहा था। वो बात मान रहा था जो वो दादा के सामने मानने से इनकारी था। कैसे टूटा था, कब टूटा था, मुझे क्यों पता नहीं चला। अजीब शौक और बेयकीनी के आलम में वो अपने आप से सवाल कर रहा था और जवाब कहीं नहीं था। मोमिन भाई,
शकूर की आवाज़ पर मोमिन ने पलटकर गुस्से से कहा, खाना नहीं खाना मुझे, और अब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। शकूर कुछ नर्वस सा उसके सामने आया। मैं तो बस ये देने आया हूँ मोमिन भाई। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा डिब्बा था। ये दादाजी ने भेजा है और आज ही आया है, कह रहे थे आपको दे दूं। शकूर ने डरते डरते मेज पर वो डिब्बा रखा। खोलूं? उसने मोमिन से कहा। नहीं, मैं खोल लूंगा, तुम जाओ, मोमिन ने कहा। शकूर बर्क रफ्तारी से गायब हुआ। मोमिन कुछ देर तक मेज पर धरे इस डिब्बे को देखता रहा, जिस पर उसी खूबसूरत जानी पहचानी मोतियों जैसी लिखाई में उसका पूरा नाम और पता लिखा हुआ था और बेचने वाले का नाम और पता। वो अब्दुल अली की कोई खताती नहीं हो सकती थी। उसकी सालगिरह के अलावा वो उसे पिछले सालों में कभी कोई खिताती नहीं देते रहे थे, और खताती इस शक्ल और साइज के डिब्बे में नहीं हो सकती थी। कल्बे मोमिन ने याद करने की कोशिश की कि क्या वो कुछ भूल गया था दादा के घर पर जिसे उन्होंने लौटाया है। कुछ याद नहीं आया, मगर उसे यकीन था वो कोई भूल कर रह जाने वाली चीज ही थी। उसने डिब्बे की पैकिंग खोलने की कोशिश की। वो बड़ी एहतियात से पैक किया गया था। पैकिंग को बारी बारी हटाकर उसने डिब्बा खोल लिया। वो उसका लेटर बॉक्स था, लकड़ी से हाथ से बना हुआ एक बहुत पुराना लेटर बॉक्स। कल्बे मोमिन साकत रह गया था उस लेटर बॉक्स को हाथ में पकड़े। वो सिरा जिसे वो ढूंढता फिर रहा था वो मिल गया था। रूह को कब मारा था, अल्लाह से ताल्लुक कब टूटा था। लेटर बॉक्स का ढकना खोलते हुए उसने अंदर देखा। वो खतों से भरा हुआ था, उसके हाथ से लिखे हुए छोटे छोटे लिफाफों वाले खत। उसने हाथ बढ़ाकर लेटर बॉक्स के अंदर से सारे खत निकालकर मेज पर ढेर कर दिए थे। उसके हाथ की लिखाई में हर लिफाफे पर अल्लाह और उसका नाम लिखा हुआ था। अल्लाह के नाम, अल्लाह का घर, कल्बे मोमिन। कल्बे मोमिन ने अपने होंठ भींच लिए, यूं जैसे वो उनकी कपकपाहट रोकना चाहता था। यादों का एक सैलाब था जो उसे बहाए ले जा रहा था। जब वो तुर्की में था तब भी दादा ने उसे ये लेटर बॉक्स एक रात दिखाया था और उसे देने की कोशिश की थी, और तब उसने ना लेटर बॉक्स को हाथ लगाया था ना खतों को, यूं जैसे वो उनको छूता तो पत्थर का हो जाता। तुम्हारे खत और तुम्हारा लेटर बॉक्स है कल्बे मोमिन। दादा को लगा था शायद उसे याद नहीं रहा। जानता हूं दादा, मोमिन ने बेतासुर चेहरे के साथ उनसे कहा था। बेवकूफ था तब मैं, समझता था खत लिखूंगा तो अल्लाह जवाब देगा। उसने दादा के सामने जैसे अपना ही मजाक उड़ाया। क्या नहीं दिया अल्लाह ने जवाब? उन खतों के बाद ही तो मैंने तुमसे मिल पाया था, दादा ने बेहद मोहब्बत से उसे टोका था। और मैं समझता था अल्लाह वाकई आपको कह रहा था कि मुझे जवाब दे। मोमिन ने गहरा सांस लेकर तब उनसे कहा, जैसे खुद पर अफसोस किया। तुम बड़े मासूम थे मोमिन, फिर साथ कितनी बड़ी नेकी की थी तुमने ये खत लिखकर, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। तुम्हारे खत हुस्ने जहां ने मुझे भेजे तो मुझे लगा अल्लाह ने तुम्हारे हाथों से मेरे सवालों के जवाब देखकर मेरे दिल की गिरें खोली थी। वो रोना शुरू हो गए थे और कल्बे मोमिन को उनके आंसुओं की समझ नहीं आई थी और ना उस एहसान की जो वो उसको गिनवा रहे थे। आप रो क्यों रहे हैं? लेकिन वो अब्दुल अली के आंसू देखकर बेचैन जरूर हुआ था। ये तुम्हारे लिए रखा है मैंने, शायद तुम्हारे दिल की गिरहें भी इसी तरह खोल दे जैसे मेरी खोली थी। उन्होंने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय अपने आंसू पूंछते हुए वो लेटर बॉक्स उसे थमाने की कोशिश की थी, मगर मोमिन ने उनके हाथ परे कर दिए थे। अब कोई सवाल नहीं है मेरे अल्लाह से, सब जवाब जिंदगी और दुनिया ने मुझे दे दिए हैं, वो उनके पास से कहकर उठकर चला गया। मगर अब जब वो उस लेटर बॉक्स और ख़तों को सामने रखे बैठा था तो उसे लगा दादा ने ठीक कहा था और वो बिल्कुल सही वक्त पर उसके पास आया था। जो सवाल अल्लाह जहन में डालता है उसका जवाब अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं होता, किसी दुनिया किसी जिंदगी के लम्हे के पास नहीं।
कल्बे मोमिन ने पहला खत उठाया। उस लिफाफे पर फूल और सितारे बने हुए थे, बहुत से रंगों की पेंसिलों से, जिनका रंग अब फीका पड़ गया था। उसकी आंखों में नमी आई। वो फूल उसने हुस्ने जहां से बनाने सीखे थे और सितारे ताहा से। और लिफाफे पर वो हमेशा फूल एक कोने में बनाता था और सितारे दूसरे कोने में, और दरमियान में ढेर सारा फासला। वो जैसे अपने माँ बाप की तकदीर और जिंदगी कागज पर खींचकर अल्लाह के नाम बेचता रहा था। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरा नाम कल्बे मोमिन है। मैं 8 साल का हूँ और अपनी मम्मी के साथ रहता हूँ। वो इससे आगे नहीं पढ़ पाया। उसकी आंखें अब भीगने लगी थीं। कोई फिल्म थी जो उसकी आंखों के सामने चलने लगी थी। अपने माँ बाप के साथ गुजारा हुआ वो बचपन, वो खूबसूरत जिंदगी, और फिर वो सानहा।